और वही दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की। राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने बजट में कटौती को लेकर मोदी सरकार की योजनाओं और नीतियों पर तंज कसा। इसके साथ ही उन्होंने 70 साल के रिकॉर्ड को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है, ऐसे में सरकार को इन्हें वापस लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार की तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं कि ये तीनों कानून अगर देश में लागू किए गए हैं तो इससे किसानों का फायदा होगा, किसानों की आय दोगुनी होगी, किसान अपने फसल को कहीं भी पूरे देश में बेच सकता है। लेकिन वही दूसरी ओर लगातार किसान अड़े हुए हैं, अपने तमाम बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात करने वालों ने स्किल डेवलपमेंट का बजट घटाने का काम किया है। संवेदनशीलता की बात करने वालों ने दिव्यांग कल्याण का बजट घटाने का काम किया। तो न्यू इंडिया की बात करने वाले सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान का बजट घटाने का काम किया है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण का बजट घटाने का काम किया है। तो राष्ट्रवाद की बात करने वाली सरकार ने जवानों की पेंशन का बजट घटाने का काम किया। किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार ने कृषि बजट घटाने का काम किया है। तो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करने वाली सरकार ने शिक्षा का बजट घटाने का काम किया। 70 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हुआ तो आपकी सरकार में, 70 साल में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल महंगा हुआ तो आपकी सरकार में, 70 साल में डीजल पेट्रोल पे सबसे ज्यादा टैक्स लिया गया, पेट्रोल जीवी सरकार है तो आपकी सरकार में, 70 साल में रुपया डॉलर के मुकाबले में सबसे नीचे गिरा, सबसे रुपया सस्ता हुआ तो आपकी सरकार में, 70 साल में एनपीए के माध्यम से बैंक का कर्जा सबसे ज्यादा डूबा गया तो आपकी सरकार में, और 70 साल में गरीब अमीर के बीच में अंतर सबसे ज्यादा बढ़ा तो आपकी सरकार में। 1% सबसे अमीर व्यक्तियों के पास 73% संपत्ति। केवल कोरोना काल में 11 सबसे अमीर जो हिंदुस्तानी हैं उनकी संपत्ति में 13 लाख करोड़ का इजाफा। जो एमएसपी की हम मांग कर रहे हैं, एमएसपी को लागू करने में विशेषज्ञों का आकलन है, हरीश दामोदर का एक लेख आया है कि वो केवल 1.5 से 2 लाख में, क्योंकि जितने खरीदा जाएगा कुछ बेचा भी जाएगा, 1.5 से 2 लाख के घाटे में एमएसपी पूरी तरीके से लागू की जा सकती है। अगर ये 13 लाख जो केवल कोरोना के टाइम में 11 सबसे अमीर हिंदुस्तानियों की संपत्ति में इजाफा हुआ, उसी पे आप टैक्स लगा दें तो जो किसान का एमएसपी का उसका पूरा कराने का काम आप कर सकते हैं। ये कहा गया कि आंदोलन के बारे में बात करिए, इन कानूनों में काला क्या है ये हमें नहीं बताया गया। मैं 2-3 बातें उसमें भी बताना चाहता हूं, काला क्या है। आपने कहा 11 राउंड बातचीत की हुई, किसान संगठन ने कुछ काला नहीं बताया, नजरिए का फर्क है। आप इसको बड़े व्यवसायी के प्रॉफिट मार्जिन के नजरिए से देखते हैं या आप इसको किसान के जीवन मरण जीविका के नजरिए से देखते हैं। कहा गया कि बिन मांगे दिया गया, और बिन मांगे बहुत से कानून दिए गए थे। बाल कानून बिन मांगे दिया गया था, दहेज कानून, ट्रिपल तलाक बिन मांगे, कई बार अच्छे कानून बिन मांगे भी दिए जाते हैं। फर्क है उनमें और इसमें फर्क है। उनमें जिस वर्ग के लिए दिया गया वो वर्ग संघर्ष और आंदोलन के रास्ते पे नहीं आया। बाल कानून लागू हुआ तो दिल्ली को बच्चों ने नहीं घेरा बाल कानून वापस लिया जाए। दहेज का कानून आया तो महिलाएं धरने पे नहीं बैठी कि हमें दहेज देना है। मगर यहां जिस वर्ग के लिए आपने दिया वो वर्ग आज आपके दरवाजे पे आया, दिल्ली के आसपास लाखों की तादाद में बैठा है। आपने कहा मंडियां, अनुराग जी ने कहा मंडियां खत्म नहीं हुई, सही बात है। मंडी, इसमें कोई प्रावधान नहीं मंडी समाप्त करने का। 2 मंडियां बन गई हैं, एक निजी मंडी जिसमें टैक्स नहीं लगेगा और एक सरकारी मंडी जिसमें टैक्स लगता है। 2 मंडी, एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, एक देश एक निशान, एक देश एक चुनाव, एक देश एक मार्केट। तो एक देश 2 मंडियां क्यों? किसान ही क्यों मिला आपको? एक मंडी। और ये जो टैक्स आप कह रहे टैक्स मुक्त कर दिया, टैक्स कौन देता है? खरीदार देता है इन मंडियों में टैक्स, किसान नहीं देता। पंजाब में 6.5%, हरियाणा में 4% और सरकार को देता है। हरियाणा पंजाब का आज ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्यों है? हर गांव में अच्छी सड़कें क्यों हैं? क्योंकि ये जो टैक्स जाता है ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और इन मंडियों के और किसानों के विकास के लिए इस टैक्स का इस्तेमाल होता है। इसीलिए आज पंजाब हरियाणा सबसे आगे